Okay, good morning, people. Let us start today's class. Yeah. So, in today's class, we are going to do chapter 9. Chapter 9 of Companies Act for CA Inter Law Audit. CA Inter Law. Companies Act 2013, Chapter 9 it is. The name of the chapter is Accounts of Companies. Accounts of Companies, AOC. So, इस चैप्टर में सेक्शंस जो कवर्ड है वो पहले बता दूं. सेक्शंस कवर्ड इज सेक्शन 128 128 से लेके 138. 11 sections are covered under this section. This chapter, section 128 से 138. We need to know everything in detail, which we will along with the amendment. Sir, what about the books to follow? Of course, I have told you from now on, you will strictly follow Institute's material which is amended as on date, and you will use my slides. Sir, the book which you had given an Institute's material is almost same. Just that it's a older edition, amendment नहीं है, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल में अमेंडमेंट है, स्लाइड में अमेंडमेंट है, हाँ स्लाइड्स में भी अमेंडमेंट है. मैं अमेंडेड स्लाइड्स में ऐड कर दिया, अपडेटेड स्लाइड्स दे रहा हूँ. सर आपका प्लान क्या है? कंपनीज एक्ट एक बार ख़त्म करने के बाद फॉर्मली सिलेबस एंड पैरेलली वो बाकी 4 एक्ट ख़त्म करने के बाद वी विल गो फॉर रिवीजन. रिवीजन कब होगा? रिवीजन के लिए मैं बुलाऊंगा अलग से. और रिवीजन का जो सेशंस है ना, हर एक चैप्टर को ऐसे रिवाइज करा दूंगा. एक क्लास में 2 क्लास में कराऊंगा ओवरऑल. एक क्लास में हर एक चैप्टर को ऐसे रिवीजन करा दूंगा. उसका रिकॉर्डिंग देखने से ही तुम्हारा तैयार हो जाएगा. उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हाँ, यूट्यूब. ओके, जस्ट बिफोर द एग्जाम, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल 150 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, 148 सेक्शंस, एंड Contract Act and Negotiable Instrument Act and General Clauses and Interpretation. I will do a smart revision and we will record that. And in revision we will cover RTP and amendments also will be thrusted upon. That's the plan. Do not worry. Sir, scanner and Q&As from past papers. All the examination questions are given in Institute's materials, exercise end questions. Exercise का end में जो questions रहता है, those are given. And those are basically the questions of past papers. Okay, so I'm starting today's class with accounts of companies. Let me tell you इसमें क्या है coverage. Section 128, 29, 30, 31 are talking about accounts like books of accounts. Section 128. सेक्शन 1 अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके क्या बात होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या रहना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल ऑडिट कराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कहाँ पे रखना पड़ेगा, किससे साइन करवाना पड़ेगा, वो सारे हिसाब किताब, कितना साल के लिए रखना पड़ेगा. 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या क्या होगा, कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, हर कंपनी को कितना साल रखना पड़ेगा, किससे साइन करवाना पड़ेगा. फिर 130 टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वगैरह. ओके, एंड 131 भी वैसा ही ज्ञान है. 132 टॉक्स अबाउट NFRA. NFRA इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूइंग अथॉरिटी इंडिया में अभी. अच्छा सर, फिर 133 एंड 134. 134 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बोर्ड रिपोर्ट. 135 इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू सेक्शंस. 136 7 आसान है. 138 once again is internal audit. This is the summary of sections of this chapter, chapter 9, जो आज पढ़ लेंगे. अगर कुछ बाकी रह जाता है, we will carry forward and finish it on Friday. We will take a call on Friday. Class होगा कि नहीं, depending on, of course, Wednesday, because Saturday you have another exam. I understand, don't worry. Clear? यहाँ तक clear है? Okay. But Monday, Wednesday, you guys are.
I mean, of course, you will take back up. You will come. कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 में लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है रिकॉर्ड्स ऑफ दीज ओनली. लूजली यही है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर क्या है पूछा गया तुमको, अकाउंट्स करते हो आप लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सब बोलते हो. बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या? यही है. इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड्स, परचेज एंड सेल्स का रिकॉर्ड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स. डेफिनेशनली एक्ट में यही चार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट माना जाता है. इज इट क्लियर? ये नॉलेज रहना चाहिए, ये नॉलेज रहना चाहिए. 1 2 3 4 यही चार है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पकड़ा जाता है. क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये है पहला चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या. अब दूसरा चीज, सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेंटेन इट. सर कहां पे रखता है? प्लेस. बोला है हर कंपनी को, पहले बता दूं, हर कंपनी को, द रूल इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 states that every company, small, big, large, not large, every company must prepare books of accounts every year. एंड उसके बाद बोला अंडर डबल एंट्री सिस्टम एंड एक्रूअल बेसिस. ये भी लिख दिया. इसीलिए अकाउंट्स में तुम लोग को बोला जाता है ना, ये यूनिवर्सल सिस्टम है, एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री. इसीलिए तो कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि कंपनी हो तो कंपनी सिंगल एंट्री में बुक्स मेंटेन नहीं कर पाएगा और एक्रूअल बेसिस में ही करना पड़ेगा, कैश बेसिस में नहीं करना पाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोल ही दिया एक्रूअल बेसिस में अकाउंट्स करो और डबल एंट्री सिस्टम लगाओ. समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को? ओके. तो ये मिनिमम है. इट इज अ कॉमन मिनिमम प्रैक्टिस और CMP बिकॉज सेक्शन 128 से ये आ जा रहा है. और हर कंपनी को हर साल, एवरी कंपनी एवरी ईयर. इज इट क्लियर? ये है नंबर 1. नंबर 2 सर क्या बोल रहा है? प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट. बोलो रजिस्टर्ड ऑफिस. कोई बोलने वाले थे ना? बहुत बढ़िया. रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर नहीं रखना चाहते हो
रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते हो तो कहीं और, एनी अदर प्लेस वेयर हु विल डिसाइड, बोर्ड, एनी अदर प्लेस एज द BOD डिसाइड्स। बट अगर तुम कोई और जगह में रखना चाहते हो, तुमको खबर देना पड़ेगा ना ROC को, या ना देने से चलेगा? खबर देना पड़ेगा। 7 days, within 7 days you will have to inform ROC अगर कोई और जगह में रख रहे हो तो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? So they are saying where will you retain or keep books of accounts, and they are saying that books of accounts must be maintained in the registered office or any other place where the BOD decides. BOD is in board of directors, and if the BOD decides so कि हम लोग registered office में ना रख के कहीं और रखेंगे for practical convenience, okay, then they will have to intimate the same, the place where they are intending to keep the books of accounts other than their registered office within 7 days of such decision. Are you getting me? This is very apt. Sir, what about branch का books? branch होता है, branch का books भी क्या maintain करना पड़ता है? बिल्कुल। और branch का books जो maintain करेगा वो branch करेगा, और वो कहाँ पे होना चाहिए? branch accounts must be kept at branch only, branch, respective branch. but इसका क्या नियम है? periodically they will have to submit returns of their accounts, periodically submit return of their accounts to HO or registered office. okay, and registered office ये returns को रख देगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये रिटर्न्स और बुक्स को किस लिए रखेगा? ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर, नॉट मेंबर। माइंड यू, मेंबर लोग को हक नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाके चेक करे। अच्छा बोलो ना, मैं रिलायंस का मेंबर हूं, मैं जाके रिलायंस का बुक्स चेक करने देगा? नहीं। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज है, PL बैलेंस शीट, एनुअल अकाउंट्स अलग चीज है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया अंदर का कहानी, जो ऑडिटर को चेक करना मिल सकता है बट मेंबर को नहीं, है ना? सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय, मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो शुरू से हम लोग क्या पढ़े? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको, कौन सा कंपनी को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ब्रांच का कहाँ रखेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों रखा जाता है। क्लियर है? अब और एक ट्रिविया, और 2 ट्रिविया है, 3 ट्रिविया है। चलो, एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा कंपनी को? 8 साल। इट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 8 years। मतलब आज अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना तो इसको 8 साल रिटेन करना पड़ेगा कंपनी को। सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ही रखना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी अलाउड है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी अलाउड है। यही है अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 128 इन द न्यू कंपनी लॉ, है ना? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज ऑल्सो अलाउड, है ना? नंबर 7 इज साइन और अप्रूव कौन करेगा? साइन और अप्रूवल पढ़ेंगे। और नंबर 8 भी अगर कुछ देना चाहते हो वो है पेनल्टी अगर ये सब का नॉन कंप्लायंस हुआ तो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यही है सेक्शन 128। अभी जल्दी से अपने सेक्शन 128 को स्लाइड से देखेंगे और वही काफी है। ओके,
सेक्शन 130 एंड 131 एंड 132 एंड 133, ये 4 सेक्शन सब लोग बुक से देखेंगे। फिर वापस 136 एंड 7 भी बुक से देखेंगे। 6 सेक्शन आज बुक से देखेंगे, बट मेन जो सेक्शन है वो स्लाइड में है, इंक्लूडिंग 128। ओके, 128, 129, 134, 135, 138 are the main sections out of 11 sections, these 5 sections. Clear है? Is it clear? With amendments. Slide share हो जाएगा, हाँ क्लास के बाद कर दूंगा। Clear है? Let us start. ओके सर, ये क्या है? पढ़ो। देखो मैं बोल दिया सर, यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी FY एवरी ईयर, तो मैं बोला ही था बुक्स एंड पेपर्स एंड FS, बुक्स एंड पेपर्स एंड FS को भी रखने के लिए बोला 128। क्लियर है? क्यों? देखो 128 का हेडिंग पढ़ो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा टू बी केप्ट बाय कंपनी। एटसेट्रा का मतलब है सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, books of accounts and other relevant books and papers and financial statements also, and financial statements ka definition will be given under section 129. Is it clear? Padho. This BOA should give what? True and fair view, and देखो including that of branch office, मैं बोला ना branch का books भी books में आ रहा है ना, and lastly must be kept on, सर आप बोल दिए, हाँ। अब पढ़ो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। डेफिनेशन इज ऑलवेज गिवन अंडर सेक्शन 2, यू गाइज नो दैट। रीड। इज इट क्लियर? यही चाल लिखाया था ना, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम, all sales and purchase of the goods and services by the company, sales and purchase, assets and liabilities, है ना, and lastly items of cost. Is it clear? Is it clear? ठीक है, records maintained in respect of these 4 are books of accounts. Okay, place of keeping books of accounts, जल्दी से पढ़ो। सर आप पढ़ा दिए, पढ़ लो एक बार, देख लो। वही है ना? ओके सर। सर अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में क्या ज्ञान दिया, एक बार देखो जिंदगी में, और नहीं देखना पड़ेगा, आएगा भी नहीं, बट एक बार देख लो। कल IT था तो आज अच्छा लगेगा ये देखने में, देख लो। ओके, इज इट क्लियर? फिर देखो ब्रांच ऑफिस के बारे में, ये मैं बोला ना, ब्रांच ऑफिस हर एक ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखेगा, बट पीरियोडिकली जो रिटर्न्स है वो हेड ऑफिस को भेजेगा, और हेड ऑफिस में वो रिटर्न्स रखा जाएगा ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर, है ना? जल्दी। Where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1. If proper books of accounts relating to transactions effected at branch office are kept where? At that office, respective branch, and proper summarized returns periodically are sent by the branch to company at RO and kept open for inspection at the RO at such other place in India by any director during business hours. Of course डायरेक्टर छोड़ के मेंबर थोड़ी ना कर पाएगा। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, अच्छा देखो इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स में मैं बोला 8 साल रखना पड़ेगा,
ये तो बोल दिया। अब मैं बोला था कौन साइन करेगा, मतलब साइन मतलब अथॉरिटी, हु इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन द बुक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साइन होता है, बुक्स में कहाँ साइन होगा? बुक्स को मेंटेन करने का जिम्मा किसका है, जिम्मेदारी किसका है? देखो पढ़ो, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ फिनांस, सीएफओ या एनी अदर पर्सन of the company charged by the board the duty of complying with the provisions of section 128। तो यहाँ पे और एक चीज आएगा अप्रूवल में, सॉरी, persons responsible to maintain BOA। बोलो, who are the persons responsible to maintain BOA? 4 है ना, MD, WTD ऑफ फिनांस, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ फिनांस, CFO या फिर कौन, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। Is it clear? Is it clear? So this is section 128 for you. Is it clear? पूरा एकदम कंट्रोल में है, यही है section 128. Okay, let us quickly come to section 129. section 129, अच्छा तुम लोग सुने हो ना, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरे पास भी पढ़े हो। सेक्शन 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हर एक कंपनी बनाता है या इशू करता है, 5 ही होता है ना, 5 क्या क्या होता है? वंस अगेन, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो 128 इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है उसमें बोला गया है, देखो ये 5, कौन 5 सर? लिख रहा हूं। नंबर 1 इज बैलेंस शीट, नंबर 2 इज PL, नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 इज व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नंबर 5 इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो पहले नहीं था, IFRS से चलते आया, SOCIE। इज इट क्लियर? दीज 5 आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ आई टेल यू, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का आवश्यकता है, सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड, सेपरेट एज वेल एज consolidated. Now you guys know what is consolidated financial statements. Separate as well as consolidated. Consolidated FS must be prepared by every company, every FI. SOCIE stands for Statement of Changes in Equity. तुम लोग नहीं किए ये अकाउंट्स में? यही तो रियल वर्ल्ड में यही सब तो चेंजेस है। Separate as well as consolidated FS must be prepared by every company at every financial year. Is it clear? Is it clear? अच्छा देखो, मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो। मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बता पाओगे क्या है? इसमें एक अमेंडमेंट आया है, बोलो कोई बता पाओगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स along with the financial statements of all the subsidiaries. Yes or no? ये था प्रीवियस मीनिंग, अमेंडमेंट के बाद आ गया along with the financial statements of all subsidiaries as well as associates. Before amendment, associates were outside the purview and scope of CFS. Now associates का भी करना
पड़ेगा। क्लियर है? सो मीनिंग ऑफ CFS में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ subsidiaries and associates must be included. Is it clear? यहां तक समझ में आ रहा है? आई एम नॉट गोइंग फास्ट, सिलेबस खत्म करना है, बस फास्ट करा दो। नहीं, देखो स्लो जा रहा हूं, 2 सेक्शन किया हुआ अभी तक। स्लो जाना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। Slow learning is the best learning, no matter how much bored you feel, but you won't feel bored. I am not stretching. एक दिन 4 बार नहीं बोल रहा, right? Okay. Now sir, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है, रेलेवेंट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेक्शन 129 है, इसमें क्या बोलेगा? कौन साइन करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा, कब बनाना है, यही सब बोला जाएगा। कितना साल प्रिजर्व करना है? 8 साल वापस। ठीक है, तो यही कहाँ रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा, हाँ, फॉर ऑल डायरेक्टर्स और मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स हो जाएगा, हाँ या ना? यही है। ब्रांच का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होता है, तो पूछना भी मत ब्रांच का क्या होगा, हाँ या ना? दिस इज द फंडा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं एक एक करके। प्लेस must be kept at registered office, है ना? Once again, number 3 must be open for inspection, must be kept open for inspection by members during business hours. Yes or no? समझ में आ रहा है ना? Okay, sir, must be preserved for a period of 8 years. Must be preserved for a period of 8 years. क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा सर और क्या बोला? साइनिंग और अप्रूवल। हमेशा चेयरपर्सन साइन करेगा। कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का ऑल्टरनेटिव कौन है? चेयरपर्सन का ऑल्टरनेटिव अगर चेयरपर्सन नहीं रहा, कोई कारण से इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। उसमें से one will be MD, the other one will be CEO if CEO is a director। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और कौन साइन करता है? CS कंपनी सेक्रेटरी। यही है फंडा। सर CFO, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो CFO को भी साइन करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दीज आर द पर्सन्स हु ऑथराइज और अप्रूव और साइन द FS। सर ये FS बनने के बाद क्या होता है? ये FS बनने के बाद, FS अप्रूव होने के बाद ये FS ऑडिट किया जाता है, और ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट के साथ इसको सर्कुलेट किया जाता है, हाँ या ना? और ये सर्कुलेशन, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट के साथ ये जो एनुअल अकाउंट्स का जो कहानी है, स्टोरी है, ये सेक्शन 134 पे अभी कंटिन्यू होगा। तो इसके बाद हम लोग सेक्शन 30, 31, 32, 33 छोड़ के 134 में पहुंच जाएंगे, और 34 बोर्ड रिपोर्ट लेके अच्छा नेक्स्ट सेक्शन है, स्टोरी पूरा कंटिन्यू हो रहे। 34, 35 फिर साथ में दोनों बैक टू बैक इंपॉर्टेंट सेक्शंस, फिर लास्ट में 138 इंटरनल ऑडिट। ये आज का कार्यक्रम है, मैं सोचा हूँ। फिर अगला दिन चैप्टर 8, यानी कि अगला फ्राइडे अगर आओ तो चैप्टर 8 हो जाएगा डिविडेंड, और डिविडेंड के साथ साथ समय बचेगा, उस समय में 3-4 सेक्शन जो बाकी रहेगा, सॉरी 3-4 नहीं 6 सेक्शन छोटा छोटा, 30, 31, 32, 33 एंड 36 एंड 37। क्लियर है? इज इट क्लियर? पूरा दिमाग में आ रहा है? ओके।
तो सर ये एक बार स्लाइड दिखाइए 129 का, देखो एक बार पढ़ो क्या लिखा है। 5 चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सेक्शन 129 का नाम ही है एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 चीज क्या क्या है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, वही ऑर्डर में है जो ऑर्डर में मैं बोला। मेरा खाली चौथा वाला है नोट्स, इन लोग का चौथा वाला है एसओसीआई ई, ठीक है। फिर देखो कि सॉरी जस्ट अ मोमेंट, फिर देखो फाइनेंशियल ईयर, सुनो ये डेफिनेशन सेक्शन 241 का है, 2 सबसेक्शन 41। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या था 213, ठीक है। ये कुछ सेक्शंस क्लास लेवल में ही रट जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 वाज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 2 सबसेक्शन 41 वाज एफएस। अच्छा ये कैसे है, बी पहले है ना, अल्फाबेटिकली सजाया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ऑल डेफिनेशंस का चैप्टर इस चैप्टर 1, वो लास्ट क्लास करेंगे कंपनीज एक्ट का 1 and 2, है ना। सो फाइनेंशियल ईयर मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 in relation to any company or body corporate means a period ending on 31st day March of the every year, 31st day of March of every year। यानी कि फाइनेंशियल ईयर बोल दिया एक पीरियड जो 31 मार्च हर साल खत्म हो रहा है। मतलब क्या, सुनो, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट होगा ड्यूरिंग द ईयर, उन लोग का खत्म होगा कब, 31 मार्च, जब भी चालू हो, इसलिए लैंग्वेज ऐसा दिया। दूसरा, मेरा बात सुनो, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ जनवरी के बाद, कोई भी साल में जनवरी फरवरी मार्च में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इस मार्च में ना होके अगले मार्च में होगा। यानी कि मैक्सिमम पीरियड for which you can prepare the FS is 15 months, है ना, in effect, got it। तो इसका इंटरप्रिटेशन लिखो for companies which are incorporated, companies which are incorporated on any date between 1st of January to 31st of March, on any date between 1st of January to 31st of March can draft FS, can draft their FS for a period of 15 months, for a period of 15 months। Got it? Got it? Okay। So फिर देखो लेइंग ऑफ एफएस, मैं ये बोला ना एवरी एजीएम में पढ़ने का दरकार नहीं है। एजीएम पढ़े हो सेक्शन 96, ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़े हो चैप्टर 7 में, क्या है अड्डा में एक क्या है, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि हर जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में वन ऑफ द जनरल बिजनेस ऑफ एवरी कंपनी और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एवरी कंपनी इज टू ले इट्स अकाउंट्स टू द मेंबर्स, है ना। तो वही चीज सेक्शन 129(2) भी बोल रहे हैं कि एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर द मीटिंग, ले बिफोर सच मीटिंग एफएस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सच मीटिंग मतलब ये क्या हो गया, एजीएम, है ना। तो दिस इज द फंडा ऑफ कनेक्शन ऑफ 129 विथ योर एजीएम and your ordinary business at an AGM। clear है okay। so consolidated FS में amendment आया था, वो amendment मैं बोल दिया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ सेक्शन 134। इज इट क्लियर? 134 से हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली, और 134 एक बड़ा सेक्शन है। 134 and 5 अगर हो गया और 8 अगर हो गया तो स्ट्रेस बहुत घट जाएगा। इस चैप्टर का मेन वही है। ओके, यहाँ पूरा क्लियर है ना? ओके,
इस सेक्शन का नाम हम लोग बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट। रिपोर्टिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। बट देखो एक्चुअल नाम ऑफ द सेक्शन मैं दिखा रहा हूं, हेडिंग में लिख के रखा हूं एफएस बोर्ड रिपोर्ट एटसेट्रा। एफएस बोर्ड रिपोर्ट एटसेट्रा मतलब सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट भी आएगा इसमें एटसेट्रा के अंदर, है ना? तो एक बात समझते हैं। अच्छा, तुम लोग एक टर्म सुनते हो एनुअल अकाउंट, सुनते हो ना? और उससे भी बढ़िया टर्म सुनते हो एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी क्या होता है? सुनो, हर कंपनी, एवरी कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 1 अप्रैल से 31 मार्च मना के ईयर एंडिंग में अकाउंट्स को क्लोज करता है, बीओए। अकाउंट्स क्लोज के बाद फाइनलाइजेशन, इसको बोला जाता है फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन करने के बाद क्या करता है? फाइनलाइजेशन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट कर। पैरेलली ऑडिट होता है। पैरेलली क्या होता है उसका? स्टैट्यूटरी ऑडिटर आके स्टैट ऑडिट करता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू देखने के लिए। और उसके बाद जब एफएस प्रिपेयर्ड हो जाता है, एफएस को अप्रूव करने के बाद ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ऑडिट रिपोर्ट और इसके साथ बोर्ड रिपोर्ट बना के, ये एफएस ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट को इकट्ठा करके कुछ और चीजों के साथ वी प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट in a book format, annual report, and this annual report is circulated to the members of the general meeting before the AGM is held, before on or before 30th September. Got it? रियल लाइफ यही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फ्लो के साथ, फ्लो को समझो, रियल लाइफ को समझो, कंसेप्ट के साथ लॉ पढ़ो। क्लियर है?
खोल के दिखाता हूँ. I always show it so that you can get a real life feel of it. Okay, I will share it. Okay, now sir, what were you showing? I was showing this section 134 मैं चालू किया 128 and 29 के बाद, फिर मैं ये समझाया कि क्या क्या होता है FS बोर्ड रिपोर्ट एंड एटसेट्रा के अंदर. अब ये लेके ज्ञान है. ज्ञान क्या है, थोड़ा सा अभी स्लाइड में आएंगे. स्लाइड मतलब यहाँ पे पीपीटी में. ओके, लेट अस कम टू द पीपीटी एंड सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. देखो, section 134 deals with FS as well as board's report. FS and board report both. Auditor's report is to be attached to every FS. अभी देखे ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट से ही चालू हुआ FS. कंसोलिडेटेड भी और अनकंसोलिडेटेड भी, यानी कि सेपरेट. अ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑन स्पेसिफाइड including director's responsibility statement, very important thing, DRS, director's responsibility statement shall be attached to every FS laid before the company. दिखाऊंगा. The board's report and every annexure has to be duly signed. Of course, board report दे दिया, sign नहीं किया, चालाक. A signed copy of every FS shall be circulated, issued and published along with notes or documents, the auditor's report and board report. मैं अभी बोला ना, मैं जो लिखाया फ्लो में. ओके, पढ़ो. ये जो मैं बोला ना साइनिंग, तुम लोग को पहले ही लिख दिया था, 129 में लिख दिया था ना, लिखा था तो पढ़ो. देखो, यहां पे दो चीज बोला है, बहुत लोग पढ़ के समझता नहीं है. पढ़ो. FS इंक्लूडिंग CFS if any shall be approved by the board. बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर साइन होगा. One is approval, the other one is signing. Approval is not signing. Board approves it and sign करेगा बोर्ड का बिहाफ में एटलीस्ट ये चेयरपर्सन, CFO एंड CS, या फिर चेयरपर्सन अगर नहीं किया तो 2 डायरेक्टर्स, जिसके अंदर एक MD होना चाहिए एंड अदर CEO होना चाहिए. क्लियर है? समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. बोल रहे कि OPC, अच्छा बोलो ना, OPC में इतना जन है. OPC shall be signed by one director for submission to the auditor before his report. OPC का वो जो O है, 1% है, वही काफी है. OP, मिस्टर OP कर देगा. The auditor's report shall be attached to every FS. ये पढ़ने का कुछ है, तुम लोग तो देखे अभी रियल लाइफ में. A signed copy of every FS including consolidated FS if any shall be issued, circulated, published along with a copy each of any notes, auditor's report and board report. Board's report shall be prepared based on stand-alone financial statements of the company and shall report on the highlights of performance of subsidiaries, associates and joint venture companies and their contribution to overall performance of the company during period under report. तो देखो, बोर्ड का रिपोर्ट बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड होगा या स्टैंड अलोन होगा? स्टैंड अलोन है, बट दे विल हाईलाइट द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ देखो कंटेंट्स ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट. पढ़ो, खुद से पढ़ो. बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट में क्या क्या रहता है? ये जो एक्सट्रैक्ट ऑन द एनुअल रिटर्न है ना, ये हट गया, इसलिए मैं बोल्ड कर दिया. ये अमेंडमेंट में अभी हट गया. अमेंडमेंट स्लाइड में इसमें रखा हूं, नीचे जाके मिलेगा. दोबारा एम्फेसिस लिखा रहेगा कि एक्सट्रैक्ट ऑन एनुअल रिपोर्ट हैज बीन रिमूव्ड. क्लियर है? एक्सट्रैक्ट ऑन एनुअल रिटर्न को हाथ से अगर लिखना था तो क्या लिखना था? ये सेम चीज हम लोग देखे थे कहां पे पता है? सेक्शन 92. सेक्शन 92 में मैं 3 फॉर्म पढ़ाया था, MGT 7, 8 एंड 9. 9 था एक्सट्रैक्ट ऑन एनुअल रिपोर्ट टू बी एनेक्स्ड विद बोर्ड रिपोर्ट, एंड टू बी एनेक्स्ड विद बोर्ड रिपोर्ट अभी हट गया. तो MGT 9 का कोई दरकार नहीं है. MGT 7 वाज व्हाट? एनुअल रिटर्न,
सेक्शन 92 60 डेज फ्रॉम एजीएम एंड उसके साथ साथ MGT 8 कंप्लायंस सर्टिफिकेट एंड MGT 9 वाज एक्सट्रैक्ट ऑन एनुअल रिटर्न टू बी एनेक्स्ड विद द बोर्ड रिपोर्ट, जो मैं तब पढ़ाते वक्त बोला था ये हट गया। क्लियर है? नंबर 2, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड रिपोर्ट में क्या रहेगा, कितना मीटिंग्स तुम साल में किए। फिर एक स्टेटमेंट रहता है जो अभी पढ़ेंगे, DRS, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। फिर फ्रॉड्स जो ऑडिटर लोग ने रिपोर्ट किया, ठीक है, याद है, अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी, मतलब 1 करोड़ के ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला तो सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है, फॉर्म ADT 2, याद है ना। ओके, अ स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या क्या है अभी तक ना देख के, नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फ्रॉड एंड स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन बाय ID, कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, है ना। फिर पढ़ो पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जल्दी। Is it clear? Explanation and comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark. अच्छा, qualification का मतलब अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। Qualification in an audit report is bad, not good. Qualification, qualified report means it's a bad report. So qualified reservation and adverse remark or disclaimer made by auditor or by company secretary in their secretarial audit report. दोनों का ही क्वालिफिकेशन के बारे में हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट देना पड़ेगा, किसको, डायरेक्टर को, इन अ बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर है? पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटीज और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186, तुम लोग का 186 सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उसका डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। ये होता है कि ये जो डायरेक्टर्स का रिलेटेड पार्टी का चीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट, ये भी सेम चीज है, विथ रिलेटेड पार्टीज, मतलब वो अगर कुछ कंपनी से लिया दिया, लेन देन किया। The state of company's affairs, of course, वो समझाएगा। Amounts which it proposes to carry to any reserves, amount which it recommends should be paid off as dividend। याद करो, dividend is proposed by, ये पढ़ाया नहीं dividend, but dividend is proposed by directors and what declared in the AGM by members। तो जो propose करेगा वो तो director ही करेगा। Material changes and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between end of financial year, the conservation of energy technology absorption and foreign exchange earnings and outgo। ठीक है, तो जल्दी से एक बार ये 2 स्लाइड में कंटेंट्स देख लो, फिर ना देख के लिखो, जितना पॉइंट्स याद है लिखो। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, पहला वाला छोड़ देना, हट गया। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फ्रॉड्स, ठीक है, अदर देन विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय ID, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। ये 5 पहले ना देख के लिखो। Contents of board report, okay, number of meetings held in a year, directors responsibility statement, fraud not reportable to CG, ठीक है, 2 more।
दो और, क्या क्या बोलो? Which are the extra two? Director's responsibility statement, fraud and number of meetings held during the year मैं बोला, और दो क्या है? पहला 5 में एक्सट्रैक्ट ऑन एनुअल रिटर्न तो हट गया, पहला वाला हट गया, जल्दी देख लो. Director's appointment, keyword is director's appointment and declaration of independent director. Last two you forgot. ठीक है, last two खाली देखो. Statement of declaration given by ID, मैं बोला ना ID and director's appointment. तो ऐसे लिखो, ID मतलब independent director का statement and company's policy on director's appointment and remuneration. Clear है? Clear है? Is it clear? Company's policy on director's appointment and remuneration and statement of declaration given by independent directors. Clear है? Is it clear? अभी next वाला पास देखो. Next वाले में 7 points है, but 8 points है, but any 5 to 6 will do. See, पहला वाला तो बहुत important है. Explanation or comments by board on every qualification, reservation or adverse remark by whom? Auditor or company secretary in secretarial auditor report. ठीक है, अच्छा बोलो, particulars of loan guarantees and investment under section 186 or particulars of arrangements or contracts with related parties is under section 188. क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? स्टेटमेंट ऑफ, तो 3 चीज हो गया है ना. फिर है कंपनीज अफेयर्स का स्टेट, फिर है रिजर्व्स एंड डिविडेंड, है ना? है ना? देखो ये 6 रिजर्व डिविडेंड मैं इजी कर रहा हूँ. कंपनीज अफेयर्स, ठीक है, अमाउंट विच इट प्रोपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व, अमाउंट विच इट रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट का पर्टिकुलर्स विथ रिलेटेड पार्टीज, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स गारंटीज इन्वेस्टमेंट्स अंडर 186 एंड एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स. क्लियर है? Is it clear? आईडी का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. फिर क्या है बोलो? 5th पॉइंट क्या था? ना देख के देखो मत. मैं हेल्प करूं? सी से था, फर्स्ट लेटर सी से था. देख रहे, बोला सी से था फिर भी देख रहे. एक था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर कंटेंट्स और कमेंट्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी पॉलिसी, सी फॉर कंपनी पॉलिसी ऑन अपॉइंटमेंट एंड, अच्छा अपॉइंटमेंट ही याद रखो तो याद रहेगा, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑन अपॉइंटमेंट एंड पॉलिसी याद रखो, पॉलिसी ऑन अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फिक्सेशन ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? यही तो था पहला 5. फिर 5 बोलो, ये 5 तो अभी पढ़े. नंबर 6
क्या था? एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स ऑन एवरी, सुनो, एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑन एवरी व्हाट, ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर गिवन बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट और कंपनी सेक्रेटरी इन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। फिर था पर्टिकुलर्स, दोनों particulars of what? Particulars of loans, guarantees under section 186. फिर था particulars of contracts and arrangements, under section 188 AOC 2. Number 9 बोलो, reserves, हाँ है ना, and number 10 dividends। मैं शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? 10 पॉइंट काफी है, क्लियर है? ओके, एक बार देखो सर, ये डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, मैं हटा दिया था जाके ना देख पाओ। एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटीज, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स मिस हो गया, वो 10 लिख रहे थे, ठीक है? पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लोन्स, अमाउंट, रिजर्व्स, अमाउंट रिकमेंडेड टू डिविडेंड्स। एक्स्ट्रा दो क्या है? मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो। इज इट क्लियर? कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट फिनिश्ड। नाउ लेट्स सी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर क्या क्या लिखता है। इज इट क्लियर? जल्दी देखो, DRS, फिर 135 138 दोनों बाकी है, जल्दी। DRS के बाद पनिशमेंट पढ़ने से सेक्शन 134 जो बड़ा सेक्शन है खत्म हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए, तो लिखो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ DRS, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जल्दी बोलो। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या देगा डायरेक्टर्स? नंबर 1 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड हुआ कि नहीं, एंड जहां जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना होके अकाउंट्स हुआ, डिपार्चर क्यों हुआ? एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके बुक्स बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? डायरेक्टर। मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर। Selection of accounting policy and application of the consistent accounting policies and making accounting estimates and judgments, ये भी किसका ड्यूटी है? उसका। तो देखो नंबर 2 में वही लिखा है, जो उसका ड्यूटी है वही लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा बोलो, प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये किसका ड्यूटी है? प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज, किसका ड्यूटी है? डायरेक्टर का। नंबर 3 में वो है। एनुअल अकाउंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस में बनाना किसका ड्यूटी है? डायरेक्टर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाना किसका ड्यूटी है? डायरेक्टर्स। क्लियर है? प्रॉपर सिस्टम्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ ऑल लॉज, ये देखना कि ये कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे कि नहीं, ये किसका काम है? डायरेक्टर्स। तो देखो there are 6 points, read the 6 points and write the contents of director's responsibility statement right here. Okay, do it. पहले keywords ढूंढ लो। Number 1 was accounting standards, adherence to it and non-compliance और material departure के लिए explanation, हाँ है ना? Number 2 है accounting policies and of accounting policies and making judgment and estimates. Number 3 was taking proper and sufficient care for maintaining adequate accounting records and safeguarding of assets and preventing and detecting fraud. Number 4 was going concern basis में accounts बनाना. Number 5 was what? listed company में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को ले डाउन करना, एंड लास्टली प्रॉपर सिस्टम डिवाइस करना जाकि कंप्लेंट्स ऑफ ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ हो एंड सच सिस्टम्स एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं देखना। क्लियर है?
क्लियर है? ठीक है, वंस अगेन ना देख के टॉप 2, पहला वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा वाला अकाउंटिंग पॉलिसी, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सेम, है ना। तीसरा वाला है कि प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ adequate accounting records in accordance with provisions and safeguarding of assets and preventing and detecting fraud. एनुअल अकाउंट्स को गोइंग कंसर्न में बनाना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ले डाउन करना लिस्टेड कंपनी में, और लास्टली प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज। क्लियर है? इज इट क्लियर? वंस अगेन, इज इट क्लियर? लिखो ना देख के। Going from the top, director's responsibility statement. Director's responsibility statement. बोलिए, director's responsibility statement में what are the things that should come? 6 points we have studied. One is accounting standards. 2 is accounting policies. Accounting policies and consistent application of the same. Policies and consistent application of the same. अच्छा, यहाँ पे explanation on material departure, explanation on keywords, on material departure. नंबर 3 में क्या था? हाँ, adequate accounting records, adequacy of accounting records, proper care and maintenance for that, है ना। हाँ, accounting records, फिर safeguarding assets, 3 points था, safeguarding assets of the company, and lastly prevent P&D of frauds and errors, है ना। फिर बोलो, गोइंग कंसर्न बेसिस में बुक्स को बनाना, है ना। प्रिपेयरिंग बुक्स अंडर गोइंग कंसर्न, बोलो नंबर 5 क्या है? हाँ, लिस्टेड कंपनी, ऐसे बोलो, लिस्टेड कंपनी अगर है तो लेइंग डाउन IFC, लेइंग डाउन IFCs, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो ऑडिट में समझाता हूं, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। क्लियर है? इज इट क्लियर? लास्टली नंबर 6 क्या था? 6 में क्या था बोलो ना देख के, हिंट दे रहा हूं। 6 में बोला था कि अच्छे से देखो, कंप्लायंस इज द कीवर्ड, with the provisions of any law applicable, and seeing whether the device of controls so that adherence with all applicable laws happen, and checking whether these controls are operating effectively, है ना। clear है? so controls for adherence with all applicable laws. क्लियर है? इज इट क्लियर? पूरा समझ में आ रहा है? दिस आर द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एंड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। इज इट क्लियर? इज इट टोटली क्लियर? ओके, आ जाओ। देखो, ये हो गया अपना डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब पनिशमेंट जल्दी से देखो, अगर सेक्शन 134 में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी को फाइन लगेगा 50,000 से 25 लाख। एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, imprisonment for a term which may extend to 3 years, or a fine 50 to 5 lakhs, or with both I and F. Clear है? Okay. Now come to CSR. सेक्शन 135 CSR। मेरे ख्याल से आज यही आखिरी सेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 11:30 से क्लास है, सो आई हैव टू लीव दिस रूम बाई 11:15। ओके,
So we have 15 more minutes for today's class, but good enough. We have to squeeze in. Okay. पहले बताऊं CSR क्या है? अच्छा बोलो, एक कंपनी आईटीसी का पेपर क्या नाम है? बुक का नाम क्लासमेट के पीछे लिखा रहता है ना, रुपी 1 इज कंट्रीब्यूटेड टू फॉर अ सोशल कॉज, चिल्ड्रंस रिलीफ, समथिंग लाइक दैट, चिल्ड्रन एजुकेशन. ठीक है, एवरी कॉपी you are buying of ITC's classmate, rupee 1 is going towards that purpose, and that is part of their CSR. That is part of their CSR. Out of their pocket they are giving it. तुमको थोड़ी ना कंपल्सरी ले रहे, बोल रहे कि तुम जितना दो हम लोग 1 रुपया इससे देंगे, है ना? सो CSR ऐसा ही होता है. CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत आसान एक चीज समझा रहा हूं. आज अपने सोसाइटी में रहते हैं तो अपना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम आवर अर्थ. वट एवर कंजम्पशन वी आर डूइंग, वी शैल इक्वली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. वही तो है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. तो सोचो, वैसे ही एक कंपनी बहुत कुछ कंज्यूम कर रहा है. जैसे एक कंपनी बहुत दूषण फैला रहा है, पोल्यूशन. एक कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, वाटर, एयर एटसेट्रा. तो जितना भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. एंड वॉट एवर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी दे आर डूइंग, दे शुड इक्वली क्रिएट अ वैल्यू एड सो दैट इट इज बैलेंस्ड. देयर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज बैलेंस्ड. So CSR is nothing, a drive or an initiative towards productive ends, so that companies can also have a report whereby they can say that what is the value add they have brought to the society. In terms of employment generation in a backward area, in terms of providing education in a backward area, in terms of giving medical facilities to a society, giving back. Tata is a prime example and the best example of the best CSR policies in the country, without any doubt. ठीक है, ऐसा बहुत सारा है. ITC is also trying to do. Of course, एक हाथ से कैंसर दे रहा है, दूसरा हाथ से अभी कैंसर का अस्पताल भी खोलेगा कुछ दिन में शायद. ठीक है, खोल लिया ना. तो सोचो, just imagine कि how they are trying to balance their act. This is balancing of act, है ना? एक हाथ से मारो फिर मरीज को ही ले जाओ, end to end service production से. ठीक है. Now the idea is what is section 135 talking about? एक लॉ बन गया अभी, CSR करना ही है. कौन सा कंपनीज को? बड़ा कंपनीज को. सर बड़ा कंपनीज कैसे देखेंगे? मैं तो बोलता ही हूँ, बड़ा कंपनीज को दिखाई देता है नेटवर्थ, टर्नओवर या प्रॉफिट के हिसाब से. नेटवर्थ, टर्नओवर या प्रॉफिट के हिसाब से बोला जा रहा है. जो भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा, जो भी कंपनी जिसका टर्नओवर या फिर टर्नओवर, सुन लो, टर्नओवर कितना, 1000 करोड़ या ज्यादा, बड़ा कंपनीज मतलब रियली बड़ा कंपनीज, या प्रॉफिट 5 करोड़ या ज्यादा इन द इमीडिएट प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द इमीडिएट प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रहा है, उसको इस साल CSR करना पड़ेगा. और CSR का अमाउंट कितना होगा वो मैं बताऊंगा. क्लियर है? सो एवरी कंपनी जिसका ये 3 में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, व्हेन दिस ईयर और इन द लास्ट ईयर
है ना, तो उसको इस साल CSR स्पेंडिंग करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 135। क्लियर है? अभी ये CSR स्पेंडिंग कितना करेगा, क्या करेगा, वो हम लोग देखेंगे। सर ये लिमिट्स कहाँ लिखा है? ये लिमिट्स लिखा है, एक बार स्लाइड में आते हैं, आओ। सर ये यहाँ पे तो मीनिंग लिखा है, हाँ मीनिंग, CSR का रूल्स में कौन सा प्रोजेक्ट CSR के लिए एलिजिबल होगा और कौन सा नहीं, ये सब भी सेक्शन 135 का अंतर्गत है, इंटरनल टू 135 है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी and a foreign company defined under section 242 of the Companies Act having its branch or project having net worth 500 crore or more, मतलब greater than equal to, turnover 1000 crore or more, net profit 5 crore or more during any financial year shall constitute a corporate social responsibility committee of the board. Exclusion of companies, अच्छा ये exclusion of companies में amendment आया है। ये देखो पहले लिखा था, मैं क्या बोला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर देखना पड़ेगा। पहले लिखा था एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी अंडर सबसेक्शन 1 फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, ये हट गया, जस्ट इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब CSR कमेटी बनाने से क्या होगा, पहले बोला एवरी कंपनी जिसका ये होगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। तो ये कंपनीज को क्या बनाना पड़ेगा, एक CSR कमेटी मस्ट फॉर्म अ CSR कमेटी। अच्छा सुनो, CSR कमेटी क्यों बनाएगा, क्योंकि इन लोग को CSR का एक्टिविटीज में स्पेंड करना है, और CSR का एक्टिविटीज में कितना स्पेंड करेगा वो मैं बोला नहीं, वो देखो। अच्छा ये वाला अमेंडमेंट है क्या सर, पहले क्या ये 3 साल था, हाँ इमीडिएटली इन द लास्ट 3 ईयर्स होना पड़ेगा, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अभी सिर्फ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। तो दिस इज अमेंडमेंट, अमेंडेड लॉ चिल्लाते हो, ठीक है, अमेंडमेंट। ओके नाउ सर अभी आप बता रहे थे कितना स्पेंडिंग करेगा, हाँ बताऊंगा, पहले CSR कमेटी का थोड़ा कंपोजिशन देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। अच्छा उसके पहले ही देख लो, बोल दिया amount of contribution towards CSR 2% of the average net profits during the 3 immediately preceding financial year। यानी के spending on CSR spending is equal to 2% of the average net profits of the last 3 years। Is it clear? Average करके 2%, क्लियर है? क्लियर है? ओके सर पेनल प्रोविजंस वही 50,000 25 लाख यही था ना बोर्ड में, सेक्शन 134 का यही था ना, सेम था ना, तो लिख सकते हो सेम एज सेक्शन 134, पेनल प्रोविजंस विल बी सेम एज सेक्शन 134। जल्दी से देखो कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, प्लीज हैव अ लुक, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी क्या है। CSR कमेटी में मिनिमम 3 या ज्यादा डायरेक्टर होना पड़ेगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ID। तो कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी क्या है, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 ID, क्लियर है? इज इट क्लियर? फिर क्या बोला है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ ID इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या SSCI प्राइवेट लिमिटेड में है? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का सवाल ही नहीं उठता, ये फाइनल का पढ़ाई है इसलिए नहीं पढ़ा है डायरेक्टर्स, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बड़ा कंपनी में रहता है और लिस्टेड कंपनी में रहता है, शैल हैव इट CSR कमेटी विदाउट डायरेक्टर, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला एवरी कंपनी, यहाँ पे एवरी पब्लिक कंपनी नहीं बोला, मेरा बात समझे। CSR कमेटी रखने का जो आवश्यकता है और CSR करने का जो आवश्यकता है वहाँ पे एवरी कंपनी लिखा है या पब्लिक कंपनी, एवरी कंपनी मतलब इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
can have this turnover or this net worth or this net profit can have CSR. net worth तो net profit तो हो ही सकता है 5 करोड़ या ज़्यादा, है ना? समझ में आ रहा है? तो दिस इज द फंडा. ओके सर, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स, वहां पे क्या होगा? CSR में क्या 3 डायरेक्टर रह पाएगा? नहीं. सेम चीज, समझ में आ रहा है? ओके, विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेन कंपनी को भी तो बात नहीं दिया. CSR committee shall comprise at least 2 persons, 1 person shall be specified under 380, मतलब कहाँ रहेगा, बाहर या यहाँ पे. The board's report under subsection 3 or 134 shall disclose the composition of CSR committee. The composition of CSR committee is another content of the board report. Are you getting me? Is it clear? So these are the section 135 का पढ़ाई. Clear है? Is it clear? Okay, last section for the day and for the class is internal audit. जल्दी से करते हैं internal audit और ख़त्म कर देते हैं आज का पढ़ाई, फिर बाकी रहेगा जो मैं बोला था. और एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ जल्दी amendments, जल्दी सब लोग देखो प्लीज़. internal audit का 2 ही स्लाइड है, अभी करा दूंगा. internal audit के बाद देखो amendment, जल्दी देखो. current consolidated financial statements in case of a company and all subsidiaries only. amended क्या हुआ? associate. मैं बोला था ना 129 में associate आ गया CFS में, है ना? जल्दी देखते रहो, ठीक है? ये देखने का दरकार नहीं है क्योंकि ये सेक्शन 130 है, मैं कराया नहीं. 132 है, मैं कराया नहीं. 132 है, मैं करा नहीं. 134 में करा दिया. 134 में extract of annual return need not be attached, है ना? वही बोला था. और ये जो बोला था देखो, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इंस्टेड ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ये भी करा दिया. ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स 138 बोल के आज खत्म करते हैं. क्लियर है? जल्दी से सुन लो. 138 मैं नेक्स्ट दिन वापस बोलूँगा. अभी 2-4 मिनट में जो करूँगा उससे स्लाइड कवर हो जाएगा. स्लाइड कवर करके आज खत्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डू व्हाट? डिविडेंड. Whether Friday class होगा कि नहीं, that depends on Wednesday's discussion. I'll call you after class. And Wednesday you are coming. And Monday also. It'll be tough, I know. But you will, right? Okay. Now, internal audit. First question to you, what is internal audit? मैं 3 क्वेश्चन का जवाब देके आज क्लास खत्म करूंगा और ये 3 क्वेश्चन में जो समझ में आएगा उससे जो होगा नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. ऑफ कोर्स हो ही जाएगा. क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज इंटरनल ऑडिट. क्वेश्चन 2 इज हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर. And question 3 is which companies must appoint internal auditor. मतलब एलिजिबल कंपनीज कौन है इंटरनल ऑडिट के लिए? क्वेश्चन 1 तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनना. कोई भी कंपनी जो सुन लो, कोई भी कंपनी जो स्टैट ऑडिट हर कंपनी में होता है. स्टैट ऑडिट के पहले हर कंपनी चाहता है कि अपना एक इंटरनली ऑडिट हो जाए, क्योंकि स्टैट ऑडिटर आके उसको उड़ा देता है. क्या करता है? उड़ा देता है. उड़ा देने का मतलब होता है कि स्टैट ऑडिटर आके इतना एरर्स, इतना फ्रॉड्स मिलता है कि तंग आ जाता है और मैनेजमेंट को बोलता है क्या बेकार आदमी है, इंसान है. ठीक है, ओपन बोलता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या घटिया. तो ये आरोप और ये जो एलिगेशंस है ये जाके ना लगे, कंपनी क्या कर सकता है? हर साल बिफोर द एक्चुअल ऑडिट हैपेंस, एक्सटर्नल और स्टैट्यूटरी और इंडिपेंडेंट, इंटरनली ऑडिट करा ले. तो वही है इंटरनल ऑडिट. और ये अभी एक इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस बन गया और लॉ में भी बोल रहे कि कुछ कंपनीज को कराना ही चाहिए जो कि बहुत बड़ा कंपनीज है, जाके एरर्स एंड फ्रॉड्स कम हो और इंटरनली स्पीक एंड स्पैन रहे सिस्टम. हाँ है ना? अब ध्यान से सुनो मेरा बात.
कौन इंटरनल ऑडिट कर सकता है? मैं बता दूं, इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए सीए का क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। सेक्शन 139 जब पढ़े थे चैप्टर 10, वहां पे बोला गया था सेक्शन 141 में क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर में सीए होना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग सीए होल्डिंग अ सीओपी। मैं पढ़ाया था, सीए इंडिविजुअल और फर्म और एलएलपी। यहां पे बोल रहे हैं वो सब कुछ नहीं, एक इंटरनल ऑडिटर एक सीए भी हो सकता है, सीए होने से बहुत बढ़िया, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, या एनी अदर पर्सन भी हो सकते हैं। बीकॉम भी चलेगा, बुद्धि कम, बीकॉम, ठीक है। तो द आइडिया इज एनी वन कैन बिकम अ इंटरनल ऑडिटर, इट्स नॉट अ मैंडेट और अ रिक्वायरमेंट कि इंटरनल ऑडिटर हैज टू बी अ सीए। सॉरी, ये ऊपर होगा, कट पेस्ट होगा, यहां पे होगा। सर विच कंपनीज मस्ट अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर? सुन लो, ये हम लोग स्लाइड से देखेंगे, तो आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लास्ट चीज, कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। एवरी लिस्टेड कंपनी में, बड़ा कंपनी मतलब कौन होता है? लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर करना पड़ेगा? नहीं। हाँ, मैं अभी बोला नहीं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी खाली बोला हूं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 200 करोड़ या ज्यादा, आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या ज्यादा, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या ज्यादा। चारों क्या देखना है? हेलो, चारों देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो हु मस्ट अपॉइंट? एवरी लिस्टेड कंपनी, जल्दी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ना देख के बोलो, हेलो, प्लीज एक साथ। 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ग्रेटर देन इक्वल टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यस और नो? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्रोर्स, कोई भी लैक्स में नहीं है, बड़ा है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग FY। हेलो, ये क्या है? नंबर वन क्या था? नेटवर्थ। ये क्या था? वेरी गुड। ये क्या था? और ये क्या था? डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स। एक बार देख लो, यही था कि नहीं? हाँ सर, नेटवर्थ नहीं, PUSC लिखा था। अरे एक ही होता है, बट PUSC लिखा था। हाँ या ना? ओके, नाउ लिसन टू मी। हेलो, जल्दी देखो, लिखो मत, सुन लो। अनलिस्टेड, सॉरी, प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी तो लिखा नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में तो गए नहीं। प्राइवेट कंपनी अगर हो तो दो ही चीज देखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी के लिए दो ही चीज देखना पड़ेगा। एवरी प्राइवेट कंपनी, तुम लोग मेरे को बताओ, दो चीज सेम होगा ये चारों में से दो, कौन सा दो होगा? वेरी गुड, एंड PUSC। क्योंकि प्राइवेट कंपनी, नहीं सर, टर्नओवर नहीं, आप गलत कर रहे हो सर। डिपॉजिट तो नहीं आ सकता है प्राइवेट कंपनी में। क्या डिपॉजिट आ सकता है? नहीं, बट दो चीज आ सकता है, एक टर्नओवर और एक बोरोइंग्स। PUSC नहीं, बिकॉज PUSC 50 करोड़ के नीचे ही होता है प्राइवेट कंपनी में, नॉट नेसेसरी, ठीक है। दीज टू, इज इट क्लियर? सो दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, कौन सा कंपनीज में होगा। दैट कंक्लूड्स आवर स्लाइड्स, that concludes our parai for the day, that concludes our plan for the day. Is it clear? Can we stop this class? Okay, so we are meeting once again on when? On Monday, tomorrow.